स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक वीडियो एडिटिंग लैपटॉप्स एंड पीसी के बारे में। मुझे बहुत कमेंट आ रहा था इससे रिलेटेड, तो इसको हम कवर कर देते हैं। तो सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है, आप कुछ लीजिए चाहे नहीं लीजिए, प्रोसेसर बहुत अच्छा हो चाहे नहीं हो, ग्राफिक्स कार्ड हो चाहे नहीं हो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है वीडियो काम करने में स्टोरेज। क्योंकि अगर आप थोड़ा-सा भी सीरियस हुए, यानी कि मोबाइल फ़ोन को छोड़ के या मोबाइल फ़ोन में ही मतलब आजकल तो आता है ख़ास तौर पे बहुत हाई एंड आईफ़ोन्स में और कुछ-कुछ ऐप्स लगा के आप ऑलमोस्ट प्रो लेवल का फ़ॉर्मेट निकाल सकते हैं। वो सबका फ़ाइल साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब आम पब्लिक को आइडिया नहीं, जैसे कि मेरा यही पुराना डीएसएलआर है, जो कि ये ऑल आई रिकॉर्डिंग कर रहा है, हमको ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा 10 मिनट का फ़ाइल भी 600-700 एमबी का हो जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आम पब्लिक को आइडिया नहीं है कि रॉ डेटा जो निकल रहा है, मतलब सेंसर से जो निकल रहा है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसे मैथमेटिकली समझते हैं। तो अगर आपको हम फुल एचडी इमेज देते हैं, ठीक है? उसे 8 बिट का कलर डेप्थ देते हैं, 444 रखते हैं, यानी कि क्रोमा सब सैंपलिंग नहीं करते हैं और 30 एफपीएस करते हैं, ठीक है? तो मैथमेटिकली कितना बिट लगेगा इसको, राइट? उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितना डेटा लगेगा? आप बात कर रहे हो 186 मेगाबाइट्स पर सेकंड, बिट्स नहीं बाइट्स पर सेकंड। तो बोले ये तो बहुत ज़्यादा बता रहा है, वो भी फुल एचडी के लिए, वो भी सिर्फ 30 एफपीएस के लिए। इसीलिए जब आपका कंप्यूटर से ग्राफिक्स कार्ड में जब डेटा डिकोड हो जाता है, उससे बाद जब पाइप से भेजा जाता है आपके मॉनिटर में दिखाने के लिए, तो मॉनिटर से ये जो पाइप लगाया जाता है वो एचडीएमआई होता है, डिस्प्ले पोर्ट होता है, जिसका नंबर बहुत बड़ा होता है, जैसे कि 20 जीबीपीएस, 40 जीबीपीएस, इसी के लिए, क्योंकि आपका ग्राफिक्स कार्ड डेटा डिकोड कर चुका है, वो रेंडर कर चुका है। रेंडर करने के बाद वो अनकम्प्रेस्ड डेटा भेजता है डिस्प्ले को, डिस्प्ले तभी दिखा सकता है उसको। वो करने में बहुत डेटा लगता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आपका सिनेमा कैमरा से निकाला जा सकता है, लेकिन आम पब्लिक नहीं स्टोर कर सकती। ऑल आई ही रिकॉर्ड करने में लोगों का बैंड बच जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप एकदम क्लियर कट समझ लिए। आप चाहें तो मैथमेटिकली ये कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी एआई में लिखे मिल जाएगा आपको कि, और ये तो 8 बिट बता रहा हूँ। आजकल मतलब 10 बिट से नीचे तो उतरना नहीं चाहिए, और अगर आप सिनेमा में काम कर रहे हो तो 12 बिट हो सकता है या 16 बिट हो सकता है, अगर आप ये बहुत सारा वीएफएक्स के बारे में काम कर रहे हो। तो बहुत बम बम डेटा रेट निकलता है, तो समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बोलेंगे तो अभी इतना है तो हम लोग यूट्यूब कैसे चल रहा है? वो समझना बहुत ज़रूरी है कि पूरा दुनिया में वीडियो सक्सेसफुल इसलिए हुआ कि कंप्रेशन पे हम लोगों ने दबा के मेहनत किया है। ये डेटा है, ठीक है, लेकिन ये डेटा रियल नहीं है। मतलब कि अगर आप एक कंप्रेस्ड फाइल निकालते हैं, उसे प्ले करते हैं, तो आपका कंप्यूटर से डिस्प्ले तक बहुत मोटा पाइप जा रहा है, लेकिन उसमें डेटा डुप्लीकेट है। मतलब कि प्योर डेटा नहीं है, क्योंकि बोले ना अनकंप्रेस्ड कंप्रेशन नहीं होता है। ये क्या बोलते हैं, लॉसलेस कंप्रेशन नहीं होता है। तो हम लोग बहुत कंप्रेस करते हैं वीडियो को। तो कैसे कंप्रेस करते हैं? ये बहुत ज़रूरी है वीडियो एडिटर के लिए। सबसे पहला कंप्रेशन होता है जिसे कहते हैं टेम्पोरल कंप्रेशन, यानी कि आप समय में छेड़खानी कर रहे हो। तो जैसे अगर नॉर्मल फ़िल्म कैमरा देखेंगे तो उसमें हर फ्रेम कैप्चर किया जाता था। डिजिटल कैमरा देखेंगे उसमें वैसा नहीं होता है। मतलब जब तक कैमकॉर्डर था तब तक होता था। बीच में डिजिटल आ गया तो वो ये क्या बोलते हैं, फ्लैश मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी उतना बड़ा नहीं होता था, टेप ज़्यादा जगह रखता है। तो इसीलिए उसमें ये इस्तेमाल कर ले, जिसे जीओपी कहते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ पिक्चर्स। तो होता ये है कि आपका एक फ्रेम ले लिया गया, उसे स्टोर कर लिया कंप्यूटर, ठीक है? और ये सारा सेंसर कैप्चर कर रहा है, बाय द वे ये समझना बहुत ज़रूरी है, सेंसर कैप्चर कर रहा है, ये जा रहा है बफर में, बफर उसको खोल दे रहा है, वो 2 एंकर पॉइंट बना रहा है, जिस एंकर पॉइंट होगा आपका ये एक्चुअल फ्रेम, एक फ्रेम में 2 फ्रेम, अब बीच में वो ये प्रिडिक्टिव फ्रेम डाल रहा है और फिर बाई डायरेक्शनल फ्रेम डाल रहा है। प्रिडिक्टिव फ्रेम होता है जो आपका यहाँ पे कहाँ पे, हाँ, इंट्रा फ्रेम होता है जो एक्चुअल फ्रेम है, मतलब उसमें फुल इमेज डेटा है। दूसरा प्रिडिक्टेड होता है, प्रिडिक्टेड होना है कि वो आगे का बताएगा आगे क्या चेंज हो रहा है, और तीसरा बाय प्रिडिक्टेड, यानी कि वो आगे का फ्रेम पीछे का फ्रेम लेके रेंडर करता है। तो ये सारा फ्रेम आप एक्चुअली रेंडर कर रहे हो, रियल टाइम में उसे डिकोड कर रहे हो, लेकिन वहाँ डेटा उतना नहीं है। ये लॉसी कंप्रेशन है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। यही सबसे सबसे बड़ा अंतर आपके डीएसएलआर मिररलेस में जाते ही लोग को समझ आता है, क्योंकि वो सब में जनरली ऑल आई का ऑप्शन रहता है, हर ब्रांड में होता है। हो सकता है कि कुछ अलग नाम से हो, लेकिन जनरली यही 2 आपको मिलेगा, आपका ग्रुप ऑफ पिक्चर और ऑल आई। तो ये सारे फ्रेम, अब रहा बात कितना इसके फ्रेम के अंदर था, वो अलग-अलग होता है। जैसे कि कुछ कंपनी बोलेगी देखो भैया हम 3 प्रिडिक्टिव फ्रेम देंगे और 1 बाई डायरेक्शनल फ्रेम देंगे। कुछ होगा कि नहीं हम मतलब क्योंकि आप जितना ये बढ़ाते जाएँगे साइज़ कम हो जाएगा बल्ले-बल्ले, लेकिन आर्टिफैक्ट ज़्यादा आने लगेगा, क्योंकि अब समझिए डेटा है ही नहीं, वो कंप्यूटर अस्यूम कर रहा है। और रहा बात, ये कंप्रेशन लॉसी होता है, इसीलिए जो डेटा एक बार यहाँ चला गया जीओपी में वो खत्म।
शिफ्ट डिलीट। तो जनरली कैमरा से आप कभी जीओपी फाइल नहीं निकालना चाहिए। कैमरा से आप ऑल आई निकालिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है चूँकि हर एक फ्रेम है फाइल में, कंप्यूटर बहुत आराम से इसको एडिट कर सकता है। आप कहीं पे भी कट डालिएगा, आगे भी फ्रेम है, पीछे भी फ्रेम है। यहाँ पे कहीं कट डालिएगा, उसको वहाँ तक रेंडर करना पड़ेगा, वहाँ पे ऑल आई फ्रेम रेंडर करके रखना पड़ेगा, फिर वगैरह ये बहुत कंप्यूट खाता है। इसीलिए वीडियो एडिटिंग के लिए लोग जनरली ऑल आई फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सारा फ्रेम है। तो ये हो गया समय में छेड़खानी कैसे करते हैं। अब रहा बात कि इससे तो काफ़ी सबसे बड़ा अंतर इसी से आता है फाइल साइज़ में, बोल रहे हैं मतलब कि अगर हम आपको ये फुल एचडी है, 60 एफपीएस का अगर दे दिया ऑल आई, आधा से ज़्यादा लोग शॉक हो जाएँगे, सिर्फ़ 1 मिनट में ये कितना बड़ा डेटा बना देता है। अब उसके बाद आता है आपका कलर, ठीक है? अब कलर में आपको समझना पड़ेगा इंसानी आँख में 2 डेटा सेट होता है, 2 सेंसर की कैटेगरी है। पहला सेंसर है जिसे हम लोग कहते हैं कॉन सेल, दूसरा सेंसर है रॉड सेल। रॉड सेल ज़्यादा है और ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी कि हम लोग ब्राइटनेस को बहुत आराम से पकड़ सकते हैं और यही जब बहुत लो लाइट होता है तो भी हमें दिखता है, लेकिन रंग दिखना बंद हो जाता है क्योंकि कॉन सेल जो है उसकी सेंसिटिविटी नहीं ज़्यादा, मतलब कॉन सेल समझिए आपका आईएसओ उसका नीचे नहीं उतरता है, नहीं ऊपर नहीं जाता, आईएसओ उसका ऊपर नहीं जाता, वो बेचारा 3000 पे रुक जाता है और आपका रॉड सेल चला जाता है 12,000 आईएसओ पे। तो ऑलमोस्ट नाइट विजन हम लोग को रॉड के चलते मिलता है। तो रहा बात कि जब पहले ज़माने में एनालॉग टीवी चल रहा था तो ब्लैक एंड व्हाइट आया था। अब रहा बात कि ब्लैक एंड व्हाइट से जब कलर में कूदने का बात हुआ तो बात है कि उतना बैंडविड्थ कैसे दें डेटा में, और उनको ये भी चाहिए था कि हमारा पुराना जो टीवी है यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है उसमें सिग्नल अगर जाए तो वो दिखाए स्क्रीन। कलर उसमें पोतना चाह रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाई गई जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमा सब सैंपलिंग, लुमिनेंस प्लस क्रोमा। बेसिकली आरजीबी जो वैल्यू आप देखते हैं कोई भी फोटो का, आप लोग देखें फोटो को खोलिए फोटोशॉप में, राइट क्लिक में जाइए लेयर्स में, उसमें आरजीबी दिखता है। तो वो एक तरीका है डेटा को पैकेज करने का, वो सबसे साइंटिफिक सबसे एक्यूरेट एक तरीका है। लेकिन रहा बात कि उसमें हम कंप्रेशन ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि 3 हैवी डेटा चैनल मिल रहा है। तो बहुत समझदार लोग जो 1940s 1950s में थे, उनको समझ आया जब आँख अगर लुमिनेंस देखता है यानी कि ब्राइटनेस यानी कि रॉड सेल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग तुरंत पकड़ लेंगे कि आपने फाइल में छेड़खानी किया है। तो एक काम करो दोनों अलग कर दो, यानी कि इमेज का ब्राइटनेस जो है यानी कि ग्रे स्केल वैल्यू जो है उसको हाई रेजोल्यूशन में रखो। इसका 2 फायदा होगा, पहला तो पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में दिखेगा और दूसरा ये आपको मतलब शार्पनेस का फीलिंग देगा। अब इसके ऊपर कलर का पुचाड़ा कर दो। तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रोमा चैनल। तो चैनल को 2 हिस्सों में बाँटा गया। लुमेन चैनल ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आरजीबी प्लस कर दिया गया है। उसमें प्रोपोर्शन है, मतलब कि कितना आर होगा, कितना जी होगा, कितना बी होगा, ये मैथमेटिकली डिफाइंड रेशियो है। उसके बाद आपका लुमिनेंस डेटा निकलेगा। लुमिनेंस डेटा निकल गया बल्ले-बल्ले। फिर अब आप 2 एक्सिस में डेटा डालोगे। एक होगा आपका सीबी डेटा और एक होगा सीआर डेटा। और यहीं पे ट्रिक आया। ट्रिक क्या है कि आपने तो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज डाल दिया, वो हाई रेज़ोल्यूशन है, मतलब उसमें आपने कंप्रेशन नहीं किया है। वो चकाचक दिख रहा है, लोगों को दिखेगा हाँ भाई बल्ले-बल्ले। कलर में अब बैंडविड्थ खत्म हो रहा है, एक काम करो कलर को कंप्रेस कर दो। लेकिन कलर कंप्रेस करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि आपने लुमिनेंस को नहीं छेड़ा है। हमारा आँख में वो लिमिटेशन है कि ब्राइटनेस में वो बहुत आराम से पकड़ लेता है सर, हौच-पौच। लेकिन कलर में हल्ला ज़रूर कर सकते हो आप कि हम कलर बहुत अच्छा देखते हैं, लेकिन इंसानी आँख कलर अच्छा नहीं देखता है। तो यही उसका मैथमेटिकल फ़ायदा आता है। तो जब भी आप सुनते हैं ना कि क्रोमा सब सैंपलिंग, तो वो हो वही रहा है कि आप आरजीबी का डेटा सेंसर से उठा रहे हो या वीडियो फाइल से, उसमें मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। वो ट्रांसफॉर्म आपको ये डेटा सेट दे रहा है। इसके साथ प्लस वो दे रहा है आपको लुमिनेंस, मतलब एक ब्लैक एंड व्हाइट डेटा चैनल है जिसको आप आराम से देख सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें ये सिक्योरिटी कैमरा में किया जा सकता है कि अगर मान लीजिए डेटा है और हो गया कि नहीं सर जगह फुल हो रहा है लेकिन तब भी आप डेटा रखना चाहते हो, वो 2 चैनल डिलीट कर देगा। यानी कि आपका क्रोमा चैनल ही उड़ा देगा पूरा। ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा फाइल, लेकिन फाइल बचा रहेगा। साइज़ और कम हो जाएगा उसका। तो यही है, क्रोमा सब सैंपलिंग जो है 444 का मतलब कुछ आप छेड़ नहीं रहे हो, जो का त्यों है। लेकिन हिसाब ये 422 कि भैया एक काम करो, कलर का डेटा आधा कर दो। ज़रूरत नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। और कलर का डेटा आधा जब इसके ऊपर पोता जाएगा, ऑलमोस्ट सेम दिखता है। इंसानी आँख को इस सब के बीच में अंतर नहीं दिखता है। इसीलिए ये सक्सेसफुल हुआ, यानी जिसे हम लोग कहते हैं 422। 422 जनरली पिक्चर सब में यूज़ होता है, 420 जनरली आपका यूट्यूब ये सब में यूज़ होता है। ब्रॉडकास्ट में आपको 422 मिलेगा। पिक्चर सब में मतलब जो मास्टर बनाया जा रहा है तो 444 रहता है। ये कभी भी आपको ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि उतना थ्रूपुट नहीं है। तो फाइल जो मास्टर फाइल होता है उसमें आपको 444 रखेंगे, तभी आपका ग्रीन स्क्रीनिंग अच्छे से होगा क्योंकि वो कलर में डेटा डाल रहा है। हमें कैसा दिखता है फ़र्क नहीं पड़ता, कलर मतलब आपका मास्किंग टूल नहीं काम कर पाएगा अगर आप कलर में छेड़खानी किए। तो जब भी आपको वीएफएक्स करना है या ग्रीन स्क्रीनिंग करना है, जनरली 422 तक ही आइए या 420 मत ही जाइए क्योंकि उसमें दिक्कत होने लगेगा। तो 444 हम लोग करते हैं, मतलब कुछ छेड़खानी नहीं किया। 422 50% कलर डेटा उड़ा दिया गया है। 420 ये मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ 25% डेटा बचा हुआ है।
तो भी ठीक-ठाक दिखता है। समझना बहुत ज़रूरी है, इसी के चलते अब यूट्यूब चल रहा है। तो ये होता है क्रोमा सबटाइटलिंग। तब जाके ये समझिए 2 चीज़, पहले तो हमने सारे फ्रेम उड़ा डाले। मतलब आपका यूट्यूब के सर्वर से जो निकल रहा है वो ये ऑल-इन नहीं निकल रहा है, वो आईपीबी निकल रहा है। फिर फ्रेम के अंदर घुसिए तो उसमें भी कलर डेटा उड़ा दिया गया है। तब जाके ये फ़ाइल आ रहा है। और ये सब तो हम बताया आपका कलर में, रंग में छेड़खानी हुआ है, टाइम में छेड़खानी हुआ है। और उसके बाद ये समझिए कि जो स्पेशल डेटा है यानी कि फ्रेम जो देख रहे हैं, ये जो एक्चुअल फ्रेम है, इसमें भी ये कर देते हैं, कंप्रेशन करते हैं हम लोग, जिसे हम डेटा कंप्रेशन कहते हैं। जो आप लोग सुनते हैं H.264, H.265, वो सब कंप्रेशन कहाँ लग रहा है? वो लग रहा है फ्रेम के अंदर। तब जाके आपको वीडियो फाइल मिलता है। इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है। आम पब्लिक को कोई आइडिया नहीं है। बहुत लोग मूक खरीद के अरे हम ब्लैक मैजिक है, दाम कम है, खरीद लेते हैं। रॉ फाइल का सेटिंग किया, धड़-धड़ा, अरे भैया पेटाबाइट में डेटा क्यों खा रहा है? वही समझिए, अगर हम आपको ये सारा जो कंप्रेशन किया जा रहा है हटा दें, जान निकल जाएगा। इसीलिए वीडियो में आप कदम रखना चाहते हैं, सबसे पहला काम आपका स्टोरेज बड़ा होना चाहिए। कैसे बड़ा कर सकते हैं? यहाँ पे आपके पास 2-3 ऑप्शन होगा। पहला एक ऐसा लैपटॉप लीजिए जिसमें 2 M.2 स्लॉट हो या 4 स्लॉट हो। 4 तो बहुत महँगा आएगा, लेकिन 2 तो आपको थोड़ा-सा खोजने में मिल सकता है। दूसरा, अगर आप डेस्कटॉप-वेस्कटॉप ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए मैकेनिकल मतलब कैबिनेट में मैकेनिकल हार्ड ड्राइव लगाने की जगह हो, या बहुत सीरियस काम कर रहे हैं तो आपको NAS ही लेना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है कोई और। तो मैं एकदम क्लियर करता हूँ, वीडियो बहुत भारी होता है। हम लोग बहुत चीज़ फेंकते हैं वीडियो फाइल से, तब जाके वीडियो फाइल आप तक पहुँच पाता है। ये हो गया सिर्फ स्टोरेज। इसीलिए स्टोरेज में कटौती नहीं करना है, दबा के खर्च कीजिए। आपका सीपीयू हल्का हो चल जाएगा, आपका जीपीयू हल्का हो चल जाएगा। स्टोरेज नहीं होगा, लटक जाएंगे। अब आते हैं कि एक्चुअली सिनेमा में कैसे काम होता है, क्योंकि आप ये समझिए कोई भी कंप्यूटर जो सिनेमा लेवल पे फाइल बनाया जा रहा है उसको एडिट डायरेक्टली नहीं कर पाएगा। तो वो लोग एडिटिंग कैसे करते हैं? प्रॉक्सी से करते हैं। यानी कि अगर मैं आपको देता हूँ फुल रॉ अनकम्प्रेस्ड फाइल देता है जिसमें ऑल आई है यानी कि हर फ्रेम है, और जो आपका ये कलर सोर्स है 444 है, प्लस मैंने फ्रेम को कंप्रेस भी नहीं किया है। तो अगर आपको लेते हैं DCI जो आपका डिजिटल सिनेमा होता है, 4K जो आजकल यूज हो रहा है, 444 12 बिट जो कि मतलब रोमांटिक पिक्चर के लिए किया जाएगा। जनरली 12 बिट पे आप अवेंजर्स नहीं करोगे। अवेंजर्स करने के लिए आपको 14 पे जाना पड़ेगा या 16 पे जाना पड़ेगा, वीएफएक्स बहुत होते हैं। तो जनरली 12 में काम हो जाता है। 24 फ्रेम पर सेकंड। एक ही 2 पिक्चर पगलाई थी जो 24 से आगे गई, बट जनरली 24 में रहता है। उसका मतलब आता है कि समझ लिए 12 बिट से ज़्यादा आजकल आता है, और DCI 4K जो है, ये आपका 911 मेगाबाइट्स पर सेकंड है। यानी कि आपका सेटा 3 का जो SSD आता है, जो फुल स्पीड पे चल रहा है, वो चला नहीं पाएगा इसको। बोलेगा सर हमसे ना होगा। होगा ही नहीं, डेटा हम डाल ही नहीं पाएँगे। और ये बता रहे हैं ये 12 बिट पुराना ही है। और यही बाय द वे, इसीलिए अगर आपको कोई मूर्ख बनाएगा तो बोल देगा कि जो ओपेनहाइमर है ना वो 12K है, 18K है। नहीं है सर, कुछ नहीं। पहली बात तो साइंटिफिकली वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि लेंस इतना छोटा लेंस, मतलब अगर आपका फ़िल्म का एरिया इतना बड़ा है, नहीं जाएगा। 18K गीगापिक्सल में जाने के लिए आपको जो सेंसर्स आते हैं वो इतने बड़े होते हैं। क्योंकि लेंस में आप लाइट को कंटोर्ट कर रहे हो, लाइट खराब हो जाता है, भद्दा हो जाता है। वो फिज़िक्स लेवल पे है। इसीलिए कभी आप जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप पर लाइट पाते देखिएगा, लाइट कैसे हो रहा है, एक भी लेंस नहीं है। कोई भी टेलीस्कोप जो स्पेस में जाता है, जिसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाना है, जिसपे खर्चा कोई कमी नहीं होती, उसमें लेंस नहीं लगाया जाता है। तो आप आईमैक्स के आगे लेंस अगर लगा रहे हैं, नहीं आएगा रेजोल्यूशन। ठीक है, वो लॉ ऑफ फिजिक्स का है कि ग्लास के थ्रू जाने यानी रिफ्रैक्शन के थ्रू जाने में लाइट खराब हो जाती है। रिफ्लेक्शन यानी कि आपका ग्लास है, और वो भी समझिए नॉर्मल ग्लास आप देखते हैं उसका बैक साइड में कोटिंग किया जाता है, जैसे आपके घर में कांच सब जो लगा हुआ है। जो टेलीस्कोप मिरर होता है या हाई क्वालिटी ऑप्टिक्स होते हैं, उसमें आपका सरफेस है, सरफेस के ऊपर कोटिंग किया गया है, यानी कि 1-2 एटम्स में ही लाइट बाउंस करके वापस आ जाता है। तो उसमें लाइट कंट्रोल नहीं होता। वहां पे आप बोल सकते हो कि हाँ 18K है, 16K है, या जो भी है। अगर आप वैसा रेजोल्यूशन जेन्युइनली देना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ा सरफेस एरिया देना पड़ेगा। तो इसीलिए हल्ला करने के लिए लोग कर देंगे कि ओ ओपेनहाइमर शूट किया गया है इस पे। नहीं, ओपेनहाइमर 4K है। मतलब ओपेनहाइमर का जो फिल्म लिया गया, फिल्म को जो स्कैन किया गया, वो पागल जैसा स्कैन किया। हैसलब्लैड आता है एक ठो जिसमें बेयर फिल्टर नहीं होता है, उसको रख के रेड ब्लू ग्रीन एलईडी जला जला के आप फिल्म को स्कैन करते हो। बहुत अच्छा फाइल है। उस पे मास्टर एडिटिंग नहीं किया जाता है, कोई मतलब नहीं है। एडिटिंग होती है DCI 4K पे। इसीलिए वो समझिए पूरा पिक्चर 4K, और जो फ़िल्म निकलता है वो वापस लेज़र से 4K से इस पे किया जाता है, रेंडर किया जाता है। तो हल्ला करने का सब लोग हल्ला कर सकते हो 12K है, 16K है, कुछ नहीं है। 4K से ऊपर कोई पिक्चर नहीं जाता है। और कोई जाएगा पिक्चर, हर कोई हल्ला करने लगेगा कि अरे हम लोग इसको मास्टर किए हैं उससे ऊपर में। यही समझना, बहुत हेवी डेटा होता है। वो भी 12 बिट का बता रहे हैं।
तो किया क्या जाता है कि एक प्रॉक्सी फाइल बनाया जाता है, यानी कि जितना भी आप फ़ोटो खींच रहे हैं, जितना भी आपका सेंसर में फ़ोटो बन रहा है, उसका एक लो रेज़ोल्यूशन फाइल बना दिया जा रहा है। ये कैमरा में भी कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे कैमरा में आजकल अवेलेबल है ये प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग। आपका एक मेन फाइल होगा, जो आपका कई गीगाबाइट का होगा, एक तो छोटा-सा फाइल होगा, वो प्रॉक्सी फाइल होगा। या आप पोस्ट में भी बना सकते हो, जैसे आपने डाउनलोड कर लिया, बड़ा-बड़ा फाइल है, अब आप उसे प्रॉक्सी रेंडर कर सकते हो। एडोबी प्रीमियर में और डाविंची रिज़ॉल्व में, ऑलमोस्ट सारे ढंग के वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन होता है कि आप एक प्रॉक्सी फाइल रेंडर कर दो। प्रॉक्सी फाइल बहुत छोटा रहता है, यानी कि ये इतना बड़ा जगह वो बहुत कंप्रेस है, वो क्रोमा सबसैंपलिंग बहुत छोटा कर देता है, बिट डेप्थ कंप्रेस कर देता है। एफपीएस नहीं छेड़ते हैं और जनरली कोशिश किया जाता है ऑल आई रखने का, ताकि एडिटिंग आराम से हो। तो उस पे सब लोग एडिटर काम करते हैं, यानी कि आपका जो मेन मास्टर फाइल है उसका प्रॉक्सी बनेगा, प्रॉक्सी जाएगा एडिटर्स के पास, एडिटर उस पे कुटर-पुटर-कुटर करके पूरा पिक्चर बनाएँगे, लोग देखेंगे, वो सब होगा। और उसके बाद जब हो गया कि ठीक है सर, हमने टाइमलाइन बना लिया, अब उसको रेंडर किया जाएगा। रेंडर करने टाइम में कंप्यूटर बोलेगा ठीक है, ये प्रॉक्सी फाइल को हटाओ और फ्रेम बाय फ्रेम पोतते जाओ उसका जो फुल रेज़ोल्यूशन है। ये करते हैं और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर आप लैपटॉप में वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, क्या आप कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। प्रॉक्सी करेंगे तो एक्चुअली बहुत अच्छा कर पाएँगे, लेकिन आपको प्रॉक्सी करना पड़ेगा। मतलब या तो आप ये कीजिए कि मान लीजिए आपने कोई शूट किया है, ठीक है? आपने शूट कर लिया, बढ़िया उसका फाइल आ गया, उसको कंप्यूटर में डालिए और प्रॉक्सी निकालिए और प्रॉक्सी को अपने लैपटॉप में रखिए और प्रॉक्सी पे वीडियो एडिटिंग कीजिए। आप सिंक कर सकते हो, थोड़ा-सा मेहनत लगेगा, लेकिन सिंक करने के बाद आप आराम से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है सर, प्रॉक्सी फाइल रिप्लेस हो जाएगा, ठा-डा! ये हो जाएगा। ये आपका लैपटॉप में भी बहुत लोग काम करते हैं और बोल रहे हैं, ये सिनेमा में ऐसे ही किया जाता है। जो सिनेमा का मास्टर फाइल है, उसमें लोग को अगर बैठ के लैपटॉप को दे दिया जाए करने के लिए, नहीं काम करेगा। डेस्कटॉप भी, हाई एंड डेस्कटॉप भी बोलेगा, सर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए मास्टर फाइल पे लोग नहीं छेड़खानी करते, प्रॉक्सी पे करते हैं। क्या इतना पावरफुल कंप्यूटर आता है जो ये सब कर सकता है? आता है, लेकिन आम लोग नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। आम लोग क्या, इस मूवी स्टूडियो बोलेगा सर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और रहा बात की, मान लीजिए उतना पैसा वहाँ लगा के क्या फ़ायदा होगा जब एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। वो पैसा किसी और चीज़ में लगा दो, ज़्यादा हार्ड ड्राइव खरीदने में लगा दो। तो वही रहता है, प्रॉक्सी फाइल के भरोसे मूवी इंडस्ट्री चल रही है। ये मैं एकदम क्लियर करता हूँ, ये सिनेमा लेवल कैमरा पे आपको दिक्कत आएगा। मतलब जनरली डीएसएलआर लेते हैं, क्योंकि भले उसमें आप ऑल आई रिकॉर्डिंग करो, आपका जो फ्रेम है वो बोले ना, जैसे सोनी बेयरली जाता है 10 बिट तक, 10 बिट से ऊपर जाता ही नहीं है। सिनेमा जाता है 12, 14, 16, तो उतना जा ही नहीं रहे तो दिक्कत नहीं है। तो आपका ये है, इस तरह का हल्का कैमरा से निपट जाए। सिनेमा कैमरा ना, ना जी ना। शुद्ध रॉ, ब्लैक मैजिक कुछ-कुछ केसेस में शुद्ध रॉ दे देता है। ना जी ना, वो एडिट करने गए, कंप्यूटर बोलेगा हाँ जी, आते हैं। एक फ्रेम आप कीजिए, वो बोलेगा हम आ रहे हैं ना जी, काहे टेंशन ले रहे हो? तो ये आपको समझना पड़ेगा, प्रॉक्सी फाइल का एडिटिंग सीखिए। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है पिक्चर सब में, जिसे हम लोग कहते हैं कलर ग्रेडिंग। तो कलर ग्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है जिसको आप इस पे 444 पे ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपको रंग ही नहीं मिल रहा है। तो ये एक थोड़ा-सा दिक्कत होता है और वीएफएक्स वालों को भी ये समस्या झेलना पड़ता है। तो वीएफएक्स हो, ग्रीन स्क्रीनिंग हो, ये सब के लिए आपको फुल फाइल के साथ छेड़खानी करना होगा। लेकिन आप एडिटिंग नहीं करोगे उसमें, यानी कि कट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो ना जी ना। फाइल है, फाइल को अगर मास्क करना है, तो मास्टर फाइल पे सिर्फ एक काम किया जाएगा, मास्क करो, मास्क करके उसको भेज दो। अब फुल रेस पे जितना कम हो उतना कम काम करना चाहेंगे, फुल रेस पे ज़्यादा तिगड़म नहीं करना चाहेंगे। तो अगर जो कलरिस्ट लोग होते हैं, जैसे इनके पास फाइल गया है, ये कलरिस्ट हैं, ये उसी टाइम काम करना शुरू कर देंगे जिस टाइम एडिटर बैठा है। तो बोले कैसे काम होगा? एडिटर प्रॉक्सी पे कर रहा है, ये मास्टर पे कर रहा है और मास्टर पे ये सिर्फ एक काम कर रहा है, मास्टर फाइल आया मेरे पास, इसको हम टीवी में देख रहे हैं, बड़ा-बड़ा ये सिनेमा और जो बहुत सीरियस है, उसमें प्रोजेक्टर लिया जाता है। एक्चुअल प्रोजेक्टर जो आपका इसमें इस्तेमाल होगा, डिजिटल जो आपका थिएटर सब में रहता है। क्योंकि बेस्ट तरीका वही है कि दिखेगा कैसे भैया 200 इंच में, तो लगाओ। और कुछ-कुछ केसेस में लोग करते हैं वहाँ पे काम, मतलब बहुत सारा, जैसे क्रिस्टोफर नोलन का हो, उसका तो अपना ही एक ठो वो है, क्या बोलते हैं, थिएटर है छोटा-सा। और बहुत सारे कलरिस्ट जो हैं, बड़ा-बड़ा सेटअप लगाते हैं, जिस पे वो ढंग से कलर कर पाते हैं। और ये सब डिस्प्ले जो आता है, जो कैलिब्रेटेड है, जैसे कि मान लीजिए मेरा ये टीवी जो है, डॉल्बी विजन सर्टिफाइड है। डॉल्बी विजन मास्टर करने के लिए अगर हम टीवी लेना चाहेंगे कि मतलब मेरे को दो, कई लाख का आएगा, मतलब फरारी सस्ता लगने लगेगा। अब मज़ाक भी नहीं कर रहे हैं। मर्सिडीज़ हटो। तो वो लगता है तब जाके ये लोग कलर कर पाते हैं और ये मास्टर फाइल पे काम करते हैं। छेड़खानी नहीं करते, छेड़खानी करेंगे कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, लेकिन कलर छेड़ते हैं आराम से। तो वही समझिए, मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, मास्टरिंग करने के लिए इस पे कटौती आप नहीं कर सकते। अगर आपको नेटफ्लिक्स पे भी दिखाना है, वो लोग भी आपका तुरंत पकड़ लेंगे, सर आप मास्टरिंग ढंग के मॉनिटर पे किए हो कि नहीं किए हो, कलर सही दिखेगा ही नहीं, तो वहाँ पे धांधली नहीं कर सकते। और ये जनरली शॉट बाय शॉट बेसिस होता है, जैसे कि आपका फोटोज़ ये मतलब शूटिंग हुई है, तो शूटिंग का वो जो फाइल बनेगा, तो ऑब्वियसली कई सारे क्लिप्स बनेंगे, तो एक-एक क्लिप्स को वो लेके कलरिस्ट बैठ के उसको कलर करके दे देगा। या उल्टा भी कर सकते हैं कि वीडियो एडिटर कर दिया एडिट, और उसका जब फाइनल फाइल रेंडर हो गया, वो लॉग में रेंडर कर देंगे कि भैया ठीक है, हम आपको लॉग दे रहे हैं मास्टर फाइल का, उसको आप बैठ के कलर करो। तो अब आपको एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करना, बस रंग को छेड़ना है।
वो भी किया जा सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। मतलब कि आइडियली आप ऐसा चाहोगे जैसे ही फुटेज आए, 2 लोग एक साथ बढ़ जाएँ कि भैया एडिटिंग एडिटिंग कर रहा है, कहाँ कट डालेंगे, कहाँ करेंगे, ये करेंगे, सैंपल सब वो कर रहा है, ऑडियो सिंक कर रहा है, और जो दूसरे कलरिस्ट है कि भैया हम इसको रंग दे देते हैं। ये दोनों एक साथ काम किया जा सकता है। और वही समझिए, आपका एडिटर कोशिश करता है टाइमलाइन पे मेहनत करेंगे, मतलब क्या होगा, कहाँ होगा, और आपका कलरिस्ट होता है लुक एंड फील। जैसे कि अगर आप मैट्रिक्स देखेंगे, मैट्रिक्स में वो हरा-हरा जो सब टिंट था, वो कलरिस्ट का काम था। तो वही है। और जनरली दोनों एक साथ काम करते हैं। एक साथ मतलब कि फुटेज निकला, अगले दिन 2 लोग बैठ जाएँगे उस पे। एडिटर उसका रफ ड्राफ्ट बनाने बैठ जाएगा और कलरिस्ट उसका रफ कलर ग्रेडिंग करने बैठ जाएगा। तो ये होता है कलर ग्रेडिंग। ये मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ। कलर ग्रेडिंग हार्डवेयर में उतना एक्सपेंसिव नहीं होता, लेकिन डिस्प्ले में जान मारता है। डिस्प्ले में दबा के खर्च करना पड़ता है, दबा के। अब बात करते हैं कीमत का, क्योंकि देखिए सबको चाहिए तो सब चीज़। जितने भी मेरे को कमेंट आते हैं उसमें से, अरे हमको एक ऐसा बताओ जिसमें सब चीज़ हो जाए। सबका वही होता है भाई, मुझे भी वही चाहिए। लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो बजट है उसी के प्लान अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है और। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और रहा बात की आम पब्लिक का जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी मैं देखता हूँ, वो है कि सॉफ्टवेयर को नहीं पकड़े कि ठीक है भैया आप डाविंची रिज़ॉल्व ले रहे हो कि प्रीमियर ले रहे हो या फाइनल कट ले रहे हो, क्या ले रहे हो? क्या ले रहे हो? बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, क्या ले रहे हो? वो सॉफ्टवेयर किस पे चलता है? जैसे कि मान लिया आप ले लेते हो डाविंची रिज़ॉल्व, आपको पता चलता है कि भैया ये एएमडी का ग्राफिक्स कार्ड है, बहुत बढ़िया चलता है, तो एएमडी का ग्राफिक्स कार्ड लो। आप बोलोगे एडोबी प्रीमियर लेते हैं, वो एनवीडिया पे चलता है, तो एनवीडिया कार्ड लो। ये आपको पता होना चाहिए कि आप किस पे काम कर रहे हो। अब बस ऐसे ले लेंगे, काम करेगा। मैं आजकल के हार्डवेयर इतने अच्छे हो गए हैं, काम कर ही लेगा, लेकिन ऑप्टिमम नहीं है। आपका बजट फिक्स है, लेकिन आप उसे अगर ऑप्टिमली नहीं यूज़ करेंगे, एक्सपीरियंस बेटर नहीं होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत सारे चैनल भरे पड़े हैं, आप एक-एक सॉफ्टवेयर को लीजिए, लोग बता देंगे भैया ये किस हार्डवेयर पे कैसा काम करता है। वो आपको चेक करना होगा कि सर मेरा ये डिपार्टमेंट है, मैं फ़ोटोशॉप पे खूब काम करता हूँ, तो फ़ोटोशॉप को किस तरह के हार्डवेयर पे वो इंटेल पे अच्छा चलता है कि एएमडी पे अच्छा चलता है। लोग बैठे पड़े हुए हैं जो सिर्फ़ यही सबका बेंचमार्किंग करते हैं। तो मेहनत आपको करना पड़ेगी, मैं क्या करता हूँ, वो किस पे कैसा चलेगा। और वहाँ पे वो लोग आपको अच्छे से बताएँगे, देखो इस पे रैम बहुत ज़्यादा डालने का कोई फ़ायदा नहीं, यूज़ ही नहीं करता है। बहुत ज़्यादा कोर लेने का फ़ायदा नहीं, यूज़ ही नहीं करता है। बहुत ये डाल दो, क्या बोलते हैं फ़ास्ट एसएसडी उसका खूब यूज़ करता है, तो डालो भैया एसएसडी पे कटौती मत करो। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अलसिया के बस किसी से पूछ लो तो वैसे काम नहीं चलेगा, वैसे आप मारे जाएँगे, क्योंकि जब तक उसका एग्ज़ैक्ट मैच नहीं करेगा आपके रिक्वायरमेंट से, बेटर एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। दूसरा, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको वर्क इफेक्टिवली करना है। मेजॉरिटी लोगों का हेडेक खत्म हो जाएगा अगर वो प्रॉक्सी फाइल यूज़ करना शुरू करते हैं। मेजॉरिटी लोगों का हेडेक खत्म हो जाएगा, और आज के टाइम में ऑलमोस्ट सारे कैमरा प्रॉक्सी फाइल बनाते हैं। तो वो आपको सीखना पड़ेगा कि भैया प्रॉक्सी कैसे करते हैं। एडोबी प्रीमियर पे बहुत सारे हैं, मैंने नीचे एक ट्यूटोरियल भी दे दिया है। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। वो अगर आप उससे भाग रहे हो कि नहीं ना मैं हाई पावर कंप्यूटर ले लूँ और हाई पावर कंप्यूटर ले लूँ, नहीं सर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप एडिटिंग कर लो, अगर आप वन मैन टीम हो, आप एडिटिंग कर लो, एडिटिंग करने के बाद जब फुल रेंडर हो जाए तब उसको कलर करना। वो ज़्यादा बेटर आपको ऑप्शन देगा। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप अलसियाते हो कि नहीं हम बस हॉर्स पावर लेंगे, आपका पैसा वेस्ट होगा और कुछ होगा नहीं। क्योंकि बोल रहे हैं पैसा सबका लिमिटेड होता है। मूवी वालों का भी लिमिटेड होता है। अब उनके पास चॉइस होगा ना कि भैया मैं सबको हाई एंड कंप्यूटर दूँ या बहुत बड़ा सर्वर रखूँ जिसमें बहुत हाई क्वालिटी का डेटा फुटेज रिकॉर्ड करें। क्या इंपॉर्टेंट है, फुटेज कि आलसी एडिटर? तो वही रहता है, पाइपलाइन आपको सीखना है, प्रॉक्सी को सीखना है, फाइल मैनेजमेंट सीखना है, आपका बहुत हेडेक खत्म हो जाएगा। और कलर क्रिटिकल वर्क के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ, उसके लिए डिस्प्ले चाहिए। वो ऐसा चीज़ है जिसमें आप कटौती नहीं कर सकते। जनरली नैसूस लेना पड़ता है, आप खुद भी बना सकते हैं, हम भी बनाए हैं। छोटा-सी बनाया, ज़्यादा यूज़ नहीं करते बट बनाए हैं सीखने के लिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, कलर क्रिटिकल वर्क के लिए डिस्प्ले लेना पड़ता है, अब वो बहुत महँगा आता है। उसका आपको अगर आप स्टैम्प चाहिए कि भैया जैसे मैं डॉल्बी विज़न का स्टैम्प चाहिए या एचडीआर10 का स्टैम्प चाहिए, एचडीआर10 प्लस का स्टैम्प चाहिए, खर्चा लगेगा। खर्चा मतलब डॉल्बी में तो आपको डॉल्बी को पैसा देना पड़ेगा, और एचडीआर में एचडीआर वाला वेरिफाइड टीवी भी सब भी बहुत महँगा आता है। तो दाम समझना बहुत ज़रूरी है। सबके मुँह खुल जाएँगे, हमको सब दो ना, ऐसा दो ना जिसमें सब हो जाए, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। आपको बैठना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, सर मैं कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। वो सॉफ्टवेयर एएमडी पे अच्छा चलता है कि इंटेल पे अच्छा चलता है? एनवीडिया पे चलता है कि एएमडी का ग्राफिक्स कार्ड पे अच्छा चलता है? किसको ज़्यादा रैम खपत होता है? रैम यूज़ करता भी है कि नहीं, कि रैम आपने डाल दिया वो यूज़ ही नहीं कर रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो समझना बहुत ज़रूरी है, सब पे मेहनत कीजिए, नहीं तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। फ़र्क नहीं पड़ता डेस्कटॉप है या लैपटॉप है। जितना मेहनत आप पहले करेंगे उसको खोजने में, उतना शांति मिलेगा, उतना बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन
इसके मामले में कि कैसे मतलब लोग डिसाइड करते हैं कौन-सा कंप्यूटर या कौन-सा लैपटॉप लें। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। आपसे कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।